नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। बताएंगे 5G से अर्थव्यवस्था में मिलेगा कितना योगदान और कब आएगा देश में 6G। खबरों में बात करेंगे ज्ञानवापी सर्वे पर ताजा अपडेट की, साथ ही खेल और दुनिया जहां की हलचलों पर डालेंगे नजर और साथ ही बताएंगे मौसम के बदलते मिजाज का कैसा है असर। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। 5G से अर्थव्यवस्था में मिलेगा 450 अरब डॉलर का योगदान। ट्राई के रजत जयंती समारोह में बोले प्रधानमंत्री, दशक के अंत तक 6G सर्विस भी लॉन्च करने का जताया भरोसा। जम्मू कश्मीर की स्थिति को लेकर गृह मंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा। उपराज्यपाल, NSA, गृह सचिव के साथ साथ खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख रहे मौजूद। ज्ञानवापी में शिवलिंग वाली जगह रहेगी सील। सुप्रीम कोर्ट का वाराणसी के जिलाधिकारी को निर्देश। मस्जिद में नमाज भी रहेगी जारी। लापरवाही के आरोप में पद से हटाए गए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा। सुपोषित मां अभियान के पहले चरण के नतीजे उत्साहवर्धक। कोटा बूंदी में दूसरे चरण की शुरुआत पर लोकसभा अध्यक्ष का संबोधन। सांसदों से भी संसदीय क्षेत्रों में इस अभियान को शुरू करने की अपील। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में बारिश के बाद बाढ़ का कहर। असम के 20 जिलों में 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। 7 की मौत। केरल में लगातार बारिश। 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। और हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। मुंबई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मझगांव डाक पर नौसेना की अग्रिम पंक्ति के स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोतों सूरत और उदयगिरी का जलावतरण किया। पहली बार स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया है। MGL प्रमुख जहाज और पनडुब्बी निर्माण करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा कंपनी है। INS उदयगिरी और INS सूरत की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हो रही है, तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि आने वाले समय में हम न केवल अपनी जरूरतों के लिए बल्कि दुनिया भर की जरूरतों के लिए भी शिप बिल्डिंग करेंगे। यानी हम न केवल मेक इन इंडिया बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड के सपने को पूरा करेंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। CBI ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे और लोकसभा सांसद कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ चीन के 250 नागरिकों को वीजा दिलवाने के लिए 50 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में एक नया मामला दर्ज किया है। CBI ने चेन्नई और देश के अन्य शहरों में स्थित कार्ति चिदम्बरम के 9 ठिकानों पर छापेमारी की। गुजरात ATS ने 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में अहमदाबाद से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपी अबू बकर, यूसुफ भटका, शोएब बाबा, सैयद कुरैशी विदेश भागने की फिराक में थे। ATS अहमदाबाद में इनके आने और यहां इनके संपर्क में आए लोगों की जांच की जा रही है। LIC के शेयर NSE पर 8.11% गिरकर सूचीबद्ध हुए। NSE पर शेयर 949 रुपए के मूल्य के मुकाबले 872 रुपए प्रति शेयर के भाव पर सूचीबद्ध हुए। वहीं BSE पर LIC के शेयर 8.62% की गिरावट के साथ 869 रुपए पर सूचीबद्ध हुए। देश में 28 दिन के बाद 2000 से कम दैनिक मामले दर्ज हुए हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 16,400 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक देश में एक दिन में कोविड-19 के 1,569 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 2,467 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय बर्ड काउंट के दौरान पक्षियों की कमी से कम 70 विभिन्न प्रजातियों की गणना की गई है। पश्चिमी लद्दाख से लेकर पूर्वी अरुणाचल प्रदेश तक ये हिमालयन बर्ड काउंट का पहला संस्करण था। इसका उद्देश्य पक्षियों की विविध प्रजातियों के बारे में अध्ययन करना और हिमालय के खतरे वाले आवासों की ओर ध्यान आकर्षित करना है। तुर्की ने स्वीडन और फिनलैंड के उत्तर नाटो में शामिल किए जाने के आग्रह को विरोध किया है। स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डेलेना एंडरसन ने घोषणा की कि यूक्रेन पर रूस के हमले के मद्देनजर स्वीडन भी फिनलैंड की तरह नाटो की सदस्यता की गुजारिश करेगा। तुर्की खुद नाटो का अहम सदस्य है।
अमेरिका में राष्ट्रपति सलाहकार आयोग ने ग्रीन कार्ड या स्थायी निवास से जुड़े सभी आवेदनों का निपटारा 6 महीने के भीतर करने का सुझाव देने संबंधी प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी है। यदि व्हाइट हाउस इन सुझावों को स्वीकार कर लेता है तो लंबे अरसे से ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे सैकड़ों भारतीय अमेरिकियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी होगी। प्रतिष्ठित कांस फिल्म महोत्सव 2022 आज से फ्रांस में शुरू हो गया है। यह 28 मई तक चलेगा। महोत्सव में भारत को सम्मानित देश का दर्जा दिया गया है। 75वें कांस फिल्म महोत्सव में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर समेत कई फिल्मी हस्तियां शामिल हुई हैं। और अब खबरें विस्तार से। अगले 1.5 दशकों में 5G से देश की अर्थव्यवस्था में $450 अरब का योगदान होने वाला है। इससे देश की प्रगति और रोजगार निर्माण के अवसर को गति मिलेगी। ट्राई के रजत जयंती समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये तमाम बातें कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के संपर्क यानी कनेक्टिविटी देश की प्रगति की गति को तय करेगी। उन्होंने इस अवसर को एक डाक टिकट भी जारी किया और IIT मद्रास के नेतृत्व में कुल 8 संस्थानों द्वारा बहु संस्थान सहयोगी परियोजना के रूप में विकसित 5G टेस्ट बेड की भी शुरुआत की। परियोजना से जुड़े शोधार्थियों और संस्थानों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि दूर संचार क्षेत्र में क्रिटिकल और आधुनिक टेक्नोलॉजी की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के भारत में कनेक्टिविटी देश की प्रगति की गति को तय करेगी, इसलिए हर स्तर पर कनेक्टिविटी को आधुनिक बनाना ही होगा। 5G तेजी से रोल आउट हो, इसके लिए सरकार और इंडस्ट्री दोनों को कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है। इस दशक के अंत तक हम 6G सर्विस भी लॉन्च कर पाए, इसके लिए भी हमारी टास्क फोर्स काम करना शुरू कर चुकी है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा भी लिया गया, जो 2 साल के बाद 30 जून से शुरू होगी। अमित शाह ने अमरनाथ यात्रियों के आवागमन, ठहरने, बिजली, पानी, संचार और स्वास्थ्य समेत सभी आवश्यक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का सफाया करने के लिए ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सीमा पार से घुसपैठ की एक भी घटना नहीं हो। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेनाध्यक्ष, केंद्रीय गृह सचिव, जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव और सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। पहाड़ी गुफा में स्थित अमरनाथ मंदिर की वार्षिक यात्रा 2020 और 2021 में कोरोना वायरस महामारी के कारण नहीं हो सकी थी। 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से ठीक पहले इसे संक्षिप्त कर दिया गया था। यात्रा में लगभग 3 लाख श्रद्धालुओं के भाग लेने की संभावना है और ये यात्रा 11 अगस्त को समाप्त हो सकती है। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी नवविक्रम सिंह। नवविक्रम, अगर मैं इस यात्रा की बात करूं तो एक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण यात्रा इसलिए भी है क्योंकि यात्री कई समय से 2 वर्ष से तो इंतजार कर रहे थे, लेकिन 2019 में भी 370 को निरस्त करने से ठीक पहले इसे संक्षिप्त कर दिया था और 2 साल के बाद पुनः ये यात्रा होने वाली है। इसकी तैयारियां हो रही हैं, तो किस तरह की तैयारियां हैं और सुरक्षा को लेकर क्या कुछ देखा गया है वहां पर? दीक्षा, अमरनाथ यात्रा के मद्देनज़र सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह ने जो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है उसमें उन्होंने पूरी समीक्षा की कि किस तरीके से यात्रा में सुरक्षा के अलावा यात्रियों की सुविधाएं और सहूलियत के लिए इंतज़ाम किए गए हैं। उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के लिए किस तरीके के इंतज़ाम किए गए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, सुरक्षा के लिहाज से इस बार पहली बार होगा कि अमरनाथ यात्री प्रत्येक यात्री को एक RFID कार्ड दिया जाएगा और इसके अलावा उनका बीमा भी कराया जाएगा। दीक्षा, बताना चाहूँगा कि
जम्मू कश्मीर के लिहाज से ये जो यात्रा है बेहद अहम है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया करीब 3 लाख यात्री आने की उम्मीद है। ये आंकड़ा निश्चित तौर पर, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से ये यात्रा नहीं हो सकी है, तो ऐसे में बढ़ने की उम्मीद है और इसका सीधा असर जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जो यात्री अमरनाथ यात्रा के लिए आते हैं वो श्रीनगर भी आते हैं, जम्मू में भी रुकते हैं और श्रीनगर में जो सरकार ने पर्यटन के लिहाज से बेहतर इंतज़ाम किए हैं, वो मौका होगा जम्मू कश्मीर सरकार को जो श्रद्धालु आए हैं उनके सामने रखने का। इस तरीके से वहाँ के आर्थिक लिहाज से ये यात्रा बहुत अहम है। श्रद्धालुओं को भी सुरक्षा के लिहाज से एक अच्छी जिम्मेदार प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बहरहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ड्रोन और साइबर युद्ध के बढ़ते उपयोग के साथ संघर्षों की मिश्रित प्रकृति के कारण युद्ध के मैदान में प्रतीकात्मक बदलाव आया है। रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ये बातें कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत अत्यधिक जटिल और अप्रत्याशित भू राजनीतिक वातावरण में कई सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे सशस्त्र बल किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हों और किसी भी सुरक्षा खतरे का मजबूती से मुकाबला करें। Our valiant soldiers have scripted several chapters of glory in the annals of our history with their sacrifices, be it fighting external aggression or insurgencies, or aiding civil administration during the times of natural calamities. The men and women in uniform have always done the nation proud. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय क्षेत्र कोटा में सुपोषित मां अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। कोटा के UIT ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि महिलाओं में पोषण की कमी को दूर करने के लिए 2020 में संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में 1000 महिलाएं चिन्हित कर सुपोषित मां अभियान प्रारंभ किया गया, जिसके नतीजे उत्साहजनक रहे। उन्होंने कहा कि जननी वो होती है जो अपने से पहले अपनों की चिंता करती है और हर गर्भवती को स्वस्थ रखना और सुपोषित करना हम सभी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस बार 3000 महिलाओं को 9 माह जन सहयोग से पोषण किट दी जाएगी। प्रति माह स्वास्थ्य जांच होगी। उन्होंने कहा कि हर सक्षम परिवार एक महिला के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ले। पौष्टिक पोषण के साथ उसमें जो भी न्यूट्रिशन की कमी है उसकी सप्लीमेंट्री भी देंगे ताकि वो मां स्वस्थ रहे। और आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, हमारा लक्ष्य है कि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में ये अभियान की शुरुआत हुई है। देश के हर माननीय सांसद सदस्य, देश के हर विधायक, जनप्रतिनिधि, सामाजिक राजनीतिक नेता इसकी शुरुआत करेंगे और अपने अपने क्षेत्र के अंदर किस तरीके से हम मां को सुपोषित कर सकें, मां को स्वस्थ रख सकें, ताकि आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ रहे। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के जिलाधिकारी को ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी परिसर के अंदर उस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है जहां शिवलिंग पाए जाने की बात कही गई है। पीठ ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का कामकाज देखने वाली कमेटी ऑफ मैनेजमेंट अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि मुस्लिम बगैर किसी बाधा के नमाज अदा कर सकते हैं और नमाज अदा करना जारी रख सकते हैं। हालांकि शीर्ष न्यायालय ने दीवानी न्यायाधीश वाराणसी के समक्ष आगे कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जो ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े वाद की सुनवाई कर रहे हैं। अदालत ने सुनवाई के लिए 19 मई की तारीख निर्धारित की है। इस बीच वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में वीडियोग्राफी सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए गए अजय मिश्रा को उनके एक सहयोगी द्वारा मीडिया में खबरें लीक करने के आरोप में स्थानीय अदालत ने पद से हटा दिया। अजय मिश्रा को लापरवाही के आरोप में पद से हटा दिया गया है। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको राज्यों से जुड़ी हुई खबरें और साथ ही नजर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई खबरों पर भी। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं है, दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू से।
But building an entire business on it must have been a task. We are building super app for car owners. So everything around your car happens on a single platform, starting with parking, access control, challan, insurance, denting, painting, servicing, buying, selling. We are building everything. We put a RFID tag on the car. The system reads the tag. Why do you require a manual assistance there? Let's hear the story of Startup Park Plus and its founder, Amit Lakhotia. Why does diplomacy matter? And how does it impact the common man? How did this happen? And what can be done to repair this important relationship? What is new in our foreign policy? ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आज की खबर में। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्य से जुड़ी हुई खबरों की। बीजेपी की गुजरात इकाई का 2 दिवसीय चिंतन शिविर समाप्त हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में इस शिविर में पार्टी पदाधिकारियों सहित 30 प्रमुख नेता शामिल हुए। इसमें आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति पर चर्चा की गई। ड्रोन पायलट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का शुल्क अगले 3-4 महीनों में कम हो जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये जानकारी देते हुए कहा कि इस पाठ्यक्रम की संचालित करने वाले संस्थानों की संख्या बढ़ने जा रही है, जिससे प्रशिक्षण शुल्क में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि बीते 5 महीनों में प्रशिक्षण के लिए 23 संस्थानों को मान्यता दी गई है। त्रिपुरा में नई सरकार के गठन के साथ नए मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कार्यभार संभाल लिया है। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव भी मौजूद रहे। कार्यभार संभालने पर उन्होंने माणिक साहा को बधाई दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज आधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त 2 ट्रैवलर एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूती मिलेगी। ओडिशा खनन निगम ने अपने संचालन क्षेत्र में 5 मॉडल स्कूल और एक कौशल विकास अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है। इसके लिए ओएमसी ने ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में सुपरटेक के एमरल्ड प्रोजेक्ट के तहत बने 40 मंजिला ट्विन टावर को ढहाने के लिए तय समय सीमा को बढ़ाकर 28 अगस्त कर दिया है। नियमों का उल्लंघन कर बनाए गए ट्विन टावर को अवैध निर्माण करार दिया गया है। भारत ने सहायता के तौर पर अफगानिस्तान को 50,000 टन गेहूं की खेप भी भेजी है। गेहूं पर लगे प्रतिबंध के बीच सरकार ने अटारी बॉर्डर के रास्ते गेहूं की नई खेप अफगानिस्तान भेजी है। इससे पहले अफगानिस्तान को गेहूं की कई खेप भेजी जा चुकी हैं। हजरत अमीर खुसरो के उर्स में शामिल होने के लिए पाकिस्तान से एक जत्था भारत पहुंचा है। बागा बॉर्डर के रास्ते ये लोग भारत में दाखिल हुए हैं। हजरत अमीर खुसरो का उर्स 22 मई तक चलेगा। 4 धाम यात्रा के दौरान बर्फबारी, बारिश और भूस्खलन ने श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रशासन ने खराब मौसम के कारण यात्रा रोक दी है, लेकिन आज मौसम साफ होने के बाद बद्रीनाथ धाम में यात्रा फिर शुरू कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बारिश और ओलावृष्टि हुई है। रोहतांग समेत कुल्लू और लाहौल की ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फ से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। और अब नजर डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी व्यापार, निवेश, सेवा, खेल और क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। बैठक के बाद सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान और जमैका के विदेश मंत्रालय के बीच राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत जमैका के विदेश सेवा के अधिकारियों को
SSIFS में अकादमिक सुविधा और प्रशिक्षण मुहैया कराया जाएगा। जमैका में बैठक से इतर राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय के स्वागत समारोह में भी हिस्सा लिया। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा सहयोग कोविड महामारी के दौरान भी जारी रहा, जब हम भारत सरकार की वैक्सीन मैत्री पहल के तहत मार्च 2021 में मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन जमैका पहुंची। उन्होंने भारतीय प्रवासी को दो देशों के बीच का सेतु बताया। India is on a transformational path. Atmanirbhar Bharat. Our self-reliant India is a major initiative taken by the Indian government. India's quest for self-reliance does not mean isolation. Rather, it seeks to create capabilities that can help the entire humanity in the true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, which means the world is one family. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान निर्माता डॉक्टर BR आम्बेडकर के सम्मान में किंगस्टन शहर में डॉक्टर आम्बेडकर एवेन्यू का उद्घाटन किया। उन्होंने किंगस्टन में भारत जमाइका फ्रेंडशिप गार्डन का भी उद्घाटन किया और जमाइका की प्रथम महिला लेडी एलन की मौजूदगी में होप बॉटनिकल गार्डन में चंदन का पौधा लगाया। जमाइका में प्रतिनिधि सभा में विपक्ष के नेता मार्क गोल्डिंग ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति दो देशों की यात्रा के पहले चरण में जमाइका पहुंचे हैं। इसके बाद वो सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस जाएंगे। वहीं सरकार ने गेहूं निर्यात को प्रतिबंधित करने पर जारी आदेश में कुछ छूट दिए जाने की घोषणा की है। फैसले के तहत जहां कहीं भी गेहूं की खेपों को जांच के लिए सीमा शुल्क विभाग को सुपुर्द कर दिया गया है और जो उनकी प्रणाली में 13 मई 2022 को या उससे पहले पंजीकृत कर लिए गए हैं, वैसी खेपों को निर्यात किए जाने की अनुमति होगी। सरकार ने मिस्र की ओर जाने वाली गेहूं की खेप को भी अनुमति दी, जो पहले से ही कांडला बंदरगाह पर लोडिंग के तहत थी। इस बीच अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि भारत गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के अपने फैसले पर फिर से विचार करेगा। अमेरिका ने साथ ही कहा कि वॉशिंगटन देशों को निर्यात प्रतिबंधित नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि इससे यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बीच खाद्यान्न की कमी बढ़ जाएगी। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है और देश ने भीषण गर्मी के कारण गेहूं उत्पादन प्रभावित होने की चिंताओं के बीच घरेलू कीमतों को काबू में रखने के लिए गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं उत्तर भारत में गर्मी का कहर जारी है। हालांकि दिल्ली में बादल छाए रहने की वजह से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली में आज भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि ये अभी भी सामान्य से 4 डिग्री ऊपर रहा है। कुछ इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार से तापमान फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा और शुक्रवार को ये 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। इससे पहले दिल्ली में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से पार पहुंच गया था। वहीं उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में गर्मी का सितम जारी है। कानपुर, प्रयागराज सहित कई इलाकों में पारा 42 डिग्री के पार रहा, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। असम में आई बाढ़ से 20 जिलों के करीब 2 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। लगातार बारिश से आए भूस्खलन के कारण रेल और सड़क संपर्क भी टूट गया है। असम में बाढ़ से सबसे ज्यादा होजई और कछार इलाका प्रभावित है। होजई में करीब 78,000 लोग और कछार में 51,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। बाढ़ और भूस्खलन की वजह से अब तक 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस बीच भारी भूस्खलन और लगातार बारिश की वजह से पटरियों पर जल जमाव होने से यातायात बाधित है। असम में लुमडिंग बदरपुर पहाड़ी खंड में 2 दिनों से फंसी 2 ट्रेनों के करीब 2800 यात्रियों को निकालने का काम पूरा हो गया है। बाढ़ की वजह से 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं दक्षिण भारत के 4 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। कर्नाटक में पिछले कई घंटों से भारी बारिश हो रही है, जिससे तापमान 26 डिग्री तक पहुंच गया है। लोगों को गर्मी की तपन से राहत तो मिली है, हालांकि बारिश की वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने केरल में भारी बारिश की चेतावनी दी है और मलपुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिले सहित 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अन्य सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा कई और इलाकों में बाढ़ का अलर्ट भी जारी किया गया है।
और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ विपक्ष की तरफ से पेश किया गया अविश्वास प्रस्ताव असफल हो गया है। विपक्षी तमिल नेशनल अलायंस सांसद MA सुमंथिरन ने राष्ट्रपति राजपक्षे को लेकर नाराजगी जताने वाले मसौदे पर बहस के लिए संसद के स्थायी आदेशों को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि 119 सांसदों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है। केवल 68 सांसदों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है, जिससे ये अविश्वास प्रस्ताव सफल हो गया है। श्रीलंका में इस समय पेट्रोल का संकट पैदा हो गया है। देश के ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर नो पेट्रोल का बोर्ड लगा है। वहीं विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो जाने से उसके पास अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तेल सहित जरूरी सामान खरीदने की क्षमता नहीं बची है। इससे पहले आज रानिल विक्रमसिंघे ने टीवी के माध्यम से देश को संबोधित करते हुए कहा कि उनका पहला मकसद देश को बचाना है। अब खबर रूस यूक्रेन युद्ध की, जहां रूसी और यूक्रेन के सैनिकों के बीच लड़ाई लगातार जारी है। मारियुपोल शहर में रूस के पिछले 82 दिनों से जारी भीषण बमबारी के बाद यूक्रेन ने हार मान ली है। यूक्रेन ने मारियुपोल में अपने युद्धक मिशन को बंद करने का ऐलान किया है। साथ ही यूक्रेन ने शहर से बाहर बनी स्टील फैक्ट्री में पिछले कई दिनों से बंद सैनिकों को निकालना भी शुरू कर दिया है। वहीं यूक्रेन के पश्चिम शहर लवीव में लड़ाई जारी है। यहां रूसी सैनिकों ने सैन्य बुनियादी ढांचे पर गोलाबारी की है। पिछले कुछ घंटों में यहां एक के बाद एक कई धमाके हुए। वियना के चिड़ियाघर में रिंग टेल्ड लेमुर का जन्म हुआ है, जो इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इसकी तस्वीरों के साथ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।